नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी नाउन की क्लास में। आज ये नाउन की क्लास नंबर 4 रहने वाली है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपका अपना चैनल है भाई, थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए जिनको इसकी जरूरत है। कंटेंट में कोई कमी बिल्कुल नहीं रखी जा रही है। क्लासेस को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपके लिए कंडक्ट कराया जा रहा है और एक बेहतरीन तरीके के साथ आपको चीजों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप मेरा थोड़ा सा साथ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम, जैसे कि हमारी पुरानी आदत रहती है, हम चीजों को रिवाइज कराना पसंद करते हैं। मैं आज आपको रिवाइज पूरी 3 क्लासेस तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत आगे निकल चुका है। 3 क्लासेस इससे पहले हम कर चुके हैं। आज ये रहने वाली है हमारी क्लास नंबर 4। लेकिन फिर से एक क्विक रिवीजन देंगे जल्दी से। क्विक रिवीजन में मैंने आपसे बात की थी सबसे पहले बेसिक पार्ट की। बेसिक पार्ट में हमें लैंग्वेज को जाना था। लैंग्वेज निकल के आए थे साउंड, साउंड से लेटर, लेटर से बनाए वॉवेल्स, वॉवेल से बने वॉवेल्स कॉन्सोनेंट मिलकर लेटर बन गए, लेटर से बन के गया वर्ड, वर्ड से बना दिया सेंटेंस और सेंटेंस को बांट लिया था दोस्त हमने कहे में पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सेंटेंस को जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में माना तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने ले ली थी। जब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी हम ले रहे थे तो उनका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था। किसी पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा ज्यादा बता दिया था, किसी किसी का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था और मैंने बताया था यही पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में जानेंगे। तो हम इसी सिलसिले में अपने पहले टॉपिक की ओर पहुंचे थे और पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल की क्लास में, वो था नाउन। नाउन की हमने डेफिनेशन जानी थी। डेफिनेशन सिंपल सी इतनी थी कि नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। फिर वो हो सकता है उन चीजों के जो हमें दिखाई देती हैं, हो सकता है जो चीजें ऐसी हैं केवल उन्हें महसूस कर पाते हैं, उनके नाम हो सकते हैं। ये बातें जानी थी। उसके बाद हमने नाउन की आइडेंटिफिकेशन जानी थी। नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने हु, व्हाट, हुम, इन सारे क्वेश्चन वर्ड से आपको सवाल करके नाउन को आइडेंटिफाई करना सिखाया था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे। आगे बढ़ने के बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जहां जहां आप नाउन का यूज कर सकते हैं वहां वहां उसकी जगह आप प्रोनाउन रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए बात कर रहे थे एक ही वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो, यानी एक वर्ड 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है सेंटेंस में। तो आप जब तक किसी भी सेंटेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताएंगे तब तक कि आप उसका सेंटेंस में यूज ना देख लें। आगे बढ़ते हुए मैंने बात करी थी नाउन फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड। कलेक्शन ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का समूह होता है। इसमें 2-4 वर्ड आके मिल जाते हैं और उसको हम जब मिला के एज अ नाउन यूज करने लग जाते हैं तो कहलाता था नाउन फ्रेज। चलिए आगे बढ़ते हुए, ऐसे मैंने क्लॉज की बात की थी। क्लॉज शब्दों का समूह नहीं होता। क्लॉज अपने आप में एक पूरा स्टेटमेंट होता है। क्लॉज के लिए अपनी सब्जेक्ट, अपना खुद का सब्जेक्ट, अपनी खुद की वर्ब, तब जाके एक क्लॉज बनता है। और जब वही क्लॉज एज अ सेंटेंस में जब एज अ सब्जेक्ट काम करने लग जाए, एज एन ऑब्जेक्ट काम करने लग जाए, नाउन की जगह काम करने लग जाए, उसको हम उसे कहते थे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के बाद हमने कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखे थे और इसमें आपको पहचानना सिखाया था आप किस तरह से पहचान सकते हैं चीजों को, यानी कौन सा नाउन फ्रेज है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। तो उम्मीद करूंगा आप उन क्लासेस को कवर करके आए होंगे। नहीं किए हैं तो जल्दी से उन क्लासेस को कवर कर लीजिए और साथ में जुड़ जाइए इस बैच के। कल की क्लास में हमने पढ़ा था नाउन यूज। नाउन के 8 यूज मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला यूज बताया था नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होगा किसी भी सेंटेंस में, या फिर एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा। तीसरा यूज बताया था नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज का भी काम कर देता है। तीसरा यूज मैंने आपके सामने बताया था नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम कर देता है। जैसे कि वर्ब और नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो फिर नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होकर उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन और वो नाउन मिलकर बना देते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। और जब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन के तैयार हो जाता है तो हम इसे नाउन सेंटेंस में इस तरह से यूज करते हैं। इतनी बातें आपको कल तक क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने कल सेंटेंस में बात की थी। तीसरा यूज हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। चौथे यूज की बात करें तो नाउन इन एपोजिशन एज यूज किया था, यानी किसी भी नाउन के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या किसी भी नाउन के बारे में अगला नाउन आकर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, उसे हम कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था, जैसे ये एग्जाम्पल कल आपके सामने लिख दिया गया था, रोहन द टीचर। रोहन एक नाउन है, द टीचर अपने आप में एक नाउन होता है। रोहन द टीचर यानी इस नाउन के बारे में आकर इसने बता दी, जो रोहन है वो टीचर, रोहन क्योंकि टीचर है, यानी इस नाउन के बारे में आके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, तो इसी को कहते हैं नाउन इन एपोजिशन।
अगली बात मैंने बताई थी, नाउन एज एन एडजेक्टिव भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, आई बॉट सम गोल्ड, मैंने कुछ सोना खरीदा। आई बॉट व्हाट, गोल्ड, यानी यहाँ ये सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है गोल्ड, लेकिन जैसे ही हम अगले सेंटेंस में गए, आई बॉट अ गोल्ड रिंग, तो अब ये इस रिंग की क्वालिटी बताने लग गया, यानी कैसी रिंग, सोने की रिंग। जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए यही गोल्ड जो यहाँ नाउन का काम कर रहा था वो यहाँ के एडजेक्टिव का काम करने लग गया। फिर से एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, आप किसी भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि आप उसका सेंटेंस में यूज ना देख लें। इतनी बातें क्लियर थी सबको? अगर क्लियर थी तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवें यूज जाना था हमने, छठवां यूज जाना था नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के आप पोजीशन दिखा सकते हैं। यानी नाउन पे जब आप इस तरह का कॉमा लगा देते हैं और उससे क्या होता है, किसी चीज पे किसी व्यक्ति का अधिकार दिखाने लग जाता है। यानी आपने नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो पोजीशन दिखाने लग जाएगा। जैसे दिस इज रोहन्स कार, यानी ये रोहन की गाड़ी है। अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया रोहन पे तो इस कार पे अधिकार दिखाने लग गया, ये रोहन की गाड़ी होगी। अब क्लियर थी इतनी बातें? सातवां यूज हमने जाना था वो था वोकेटिव यूज। वोकेटिव यूज का मतलब होता है सीधा सीधा आप किसी व्यक्ति का नाम ले देते हैं। जैसे अजीत यू कैन गो नाउ, एग्जाम्पल आपके सामने है। इतना भी कह सकते थे हम यू कैन गो नाउ, यानी तुम जा सकते हो, लेकिन मैंने उसको बुलाया अजीत यू कैन गो नाउ। अजीत जो वर्ड का यूज हुआ है वो नाउन के तौर पे, यानी नाम तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो यूज हुआ है वो हुआ है एज अ वोकेटिव केस, यानी उसको पुकारने के लिए उसको यूज किया है, उसके नाम से और जाने के लिए कह दिया है, तो इसको कहते हैं वोकेटिव यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला यूज, फाइनल यूज जो मैंने बताया था, नाउन का सेंटेंस में यूज किया जाता है वर्बल नाउन की तरह, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़कर आप उसे सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे या सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज करने लग जाते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्बल नाउन। वर्बल नाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बना दिया जाता है और इसे जेरेंड भी कह दिया जाता है। इतनी बातें हमने कल तक कर ली थी। इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत है तो पुरानी क्लासेस को एक बार फिर से रिवाइज करिए, देखिए। और आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास की हेडिंग आप सब लोग बनाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नाउन के काइंड्स। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे नाउन काइंड्स या काइंड्स ऑफ नाउन। चलो आ जाओ भाई, पढ़ते हैं नाउन के काइंड्स। नाउन सबको क्लियर है? नाउन में किसी को दिक्कत तो नहीं है भैया? सबको पता है नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन को आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे। नाउन फ्रेज आप समझते हैं, नाउन क्लॉज आप समझते हैं, यानी इतनी सारी चीजें 3 क्लासेस में हमने कवर कर ली हैं और आप समझते होंगे अब उनको, उन चीजों को बढ़िया तरीके से। आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के काइंड्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो काइंड नाउन का होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। तो हेडिंग बनाएंगे सब लोग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हेडिंग बनाइए। चलिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नेम ऑफ ए पर्टिकुलर, यानी किसी भी पर्टिकुलर का प्रॉपर नाम। जैसे कि किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम हो सकता है, किसी जगह का प्रॉपर नाम हो सकता है, किसी वस्तु का प्रॉपर नाम हो सकता है, यानी किसी भी चीज का जो प्रॉपर नाम है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि मेरा नाम रोहित, आपका नाम, आप अपना नाम लेंगे, वो भी प्रॉपर नाउन होता है। यानी सभी प्रॉपर नाउन है। किसी जगह का नाम जैसे दिल्ली, आगरा, इंडिया, पाकिस्तान, ये इन्हीं जगह के प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाम है तो इन्हीं को कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी चीज का प्रॉपर नाउन वो कहलाता है, किसी भी चीज का प्रॉपर नाम कहलाता है प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत किसी को इस बात को समझने में? चलिए, अब अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि नाउन का पहला लेटर, नाम का पहला लेटर अक्सर बड़े कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये बात आप सभी ने सुन रखी होगी।
और अक्सर आप लिखते भी होंगे। जैसे आप सभी से कहते हैं ना, किसी व्यक्ति का नाम अगर आता है या किसी भी जगह का नाम आता है सेंटेंस में, तो आप उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब तक आप इसे सुनते आए होंगे, लेकिन आपको इसके पीछे का रीजन नहीं पता होगा। आज मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, इसको समझेंगे हम एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं शी विल मैरी राम, यानी वह राम से शादी करेगी। शी विल मैरी राम। अभी अपने आप में राम एक प्रॉपर नाम है, हमें समझ आ रहा है किसी व्यक्ति का नाम है, यानी किसी व्यक्ति जो कि राम है उससे शादी वह करेगी। इसमें समझ आ रहा है कि जो राम है वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन यही राम, अगर मैं इसमें मैंने कैपिटल लेटर में राम के नाम को कैपिटल आर को कैपिटल बनाया है, लेकिन अगर मैं इसे कैपिटल ना बनाता तो इसके और भी अर्थ निकाल सकते थे हम लोग। जैसे कि एक रैम होता है RAM, एक आपके सामने लिखा है RAM, अगर मैंने इसको कैपिटल नहीं बनाया और लिख दिया RAM तो वो हो जाता मेल शीप, यानी जो शीप हो, भेड़ा होता है ना, भेड़ 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 का भेड़ा उसे कहते हैं रैम। उसे रैम भी बुला दिया जाता है, उसे कहते हैं भेड़ा। तो अगर मैं इसे कैपिटल ना लिखता तो लिखता शी विल मैरी राम, तो क्या भेड़े से शादी करती? नहीं भाई। इन दोनों में अंतर जस्टिफाई करने के लिए, यानी कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जो वर्ब का काम हो सकता है करते हो या किसी और चीज के लिए प्रयुक्त हो जाते हो, तो हम ध्यान रखते हैं इस बात का कि उस तरह का सेंस यहाँ ना निकल के आए। जैसे कि शी विल मैरी राम, वह राम से शादी करेगी, तो यहाँ राम तो समझ आ रहा है कि व्यक्ति का नाम है क्योंकि हमने इसको कैपिटल लेटर में लिख रखा है। लेकिन इसे कैपिटल ना लिखकर मैं स्मॉल कर दूं, स्मॉल ये वाला लिख दूं RAM वाला, तो फिर भैया आप उसकी शादी करा देंगे एक भेड़े के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी अनर्थ आप नहीं करेंगे और ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो पहला कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर नाउन के लिए आप किसी का नाम देंगे तो आप उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम है तो उसे आप कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। हो गई क्लियर? आगे बढ़ूं। आगे बढ़ते हुए देखो, ये जो राम है ना, राम RAM, इसका एक और मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हिट। हिट भी इसका मतलब निकल के आता है। रैम हिट, रैम हिट, हिट मतलब मारना। जैसे कि समझिए इसको, हिज कार रैम्ड इनटू योर्स, यानी उसकी गाड़ी आके तुम्हारी गाड़ी में ठुक गई। उसकी गाड़ी आके तुम्हारी गाड़ी में ठुक गई, यानी ठुक गई। तो यहां हमने वर्ब के तौर पे इस रैम को यूज किया है, रैम, इसकी सेकंड फॉर्म बना दी। सेकंड फॉर्म यानी यहाँ हिट करना है, यानी उसकी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी में आके हिट की। हिट करना भी इसका मीनिंग होता है। तो प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, उसको लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में। अगर आप कैपिटल लेटर्स में ना लिखते हैं तो हो सकता है उसका सेंटेंस में कुछ और अर्थ निकल जाए। इसको आपने समझा किस तरह से अर्थ निकल सकता है। जैसे शी विल मैरी राम, राम से शादी करेगी। राम व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका आर हमने बड़ा लिख रखा है। अगर इसके आर को छोटा लिख देते तो हो सकता है उसका आप सेंटेंस में अर्थ निकाल सकते थे कि वो भेड़े से शादी करेगी, है ना, क्योंकि छोटे वाले आर के साथ आप रैम लिखते हैं तो उसका अर्थ हो सकता है कि मेल शीप, भेड़ा। एक रैम का अर्थ होता है। एक राम का अर्थ ये भी होता है, इसे रैम पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है हिट, यानी जाकर टक्कर मारना। तो उसकी गाड़ी ने आकर तुम्हारी गाड़ी में मार दी टक्कर, तो हिज कार रैम्ड इनटू योर्स, यानी उसकी गाड़ी ने तुम्हारी गाड़ी में आकर टक्कर मार दी। तीसरा मीनिंग हम इसका ये निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये वाली बात, और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको पहला कैपिटल लेटर में लिखना है किसी भी पर्टिकुलर का नाम जो कि प्रॉपर नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन के पहले लेटर को कैपिटल लिखा जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल, आई नो दैट ही लिव्स इन दिल्ली, मैं जानता हूं कि वो दिल्ली में रहता है या दिल्ली में रहता है। तो आप कौन सा लिखेंगे, कैपिटल वाला या स्मॉल वाला? स्मॉल नहीं लिखेंगे क्योंकि दिल्ली एक जगह का नाम है, तो आप कैपिटल वाला लिखेंगे। क्लियर है? इतनी बात है सबको? चलिए मेरे दोस्त नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया भाई नोट? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और एक नोट बनाएंगे, नोट डाल के रखेंगे। नोट डाल लीजिए, असली वाला नहीं डालना है, 50 का 100 का। डाली नोट?
कितने का? जितने का तुम्हारा मन कर रहा है, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 वाला डाल लो, बंद हो गया। चलिए, और लिखेंगे प्रॉपर नाउन को डिटरमाइनर और आर्टिकल की जरूरत नहीं है, यानी प्रॉपर नाउन को डिटरमाइनर और आर्टिकल की जरूरत नहीं है, इतना नोट लिखेंगे। यानी कि आप किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे या कोई डिटरमाइनर नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसे जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, एक रमन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी एक रमन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या मतलब है इस बात का? आप सीधा सीधा कह सकते हैं रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड। सॉरी, चलिए, रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, एक रमन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये क्या मतलब इसका? एक रमन ना लिखकर आप सीधा कह सकते हैं रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस आर्टिकल की प्रॉपर नाउन को जरूरत नहीं है, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे कि आई लिव इन दैट दिल्ली, आई लिव इन दैट दिल्ली। अब दैट दिल्ली का क्या मतलब होता है भाई? आई लिव इन दैट दिल्ली, क्या मतलब इसका? आई लिव इन दिल्ली आप सिंपल कह सकते हैं आई लिव इन दैट इंडिया। आई लिव इन दैट इंडिया का मतलब है ना, आप सीधा कह सकते हैं आई लिव इन इंडिया। सिंपल, इसको जो प्रॉपर नाउन है ना इंडिया, इसको आर्टिकल की जरूरत नहीं है, किसी डिटरमाइन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं और इन्हें फिक्स करवाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये बात पहले से समझ आ रही है। नोट करेंगे, नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जल्दी से हेडिंग बनाएंगे दूसरी वाली, कॉमन नाउन। कर लीजिए, नोट करने का टाइम आपको दिया जा रहा है। चलिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है कॉमन टू ऑल, यानी जो सभी के लिए समान होता है, सभी के लिए समान होता है। जैसे कि मैं कह दूं आप सभी के सामने सिंगुलर, सभी के सामने कह दूं लड़का, बॉय, बॉय में आ जाते हैं सारे लड़के, कह दूं फ्रेंड, फ्रेंड में आ जाते हैं दोस्त, और आ जाते हैं मैन, मैन में सभी आदमी आ जाते हैं। आप एक बात याद रखेंगे कॉमन नाउन में, यानी अगर कोई कॉमन नाउन है तो उसका प्लूरल होता है, यानी कॉमन नाउन है तो उसका प्लूरल जरूर होगा, यानी कॉमन नाउन का प्लूरल पक्का होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, जो भी कॉमन नाउन है उसका प्लूरल होगा। कॉमन नाउन का प्लूरल होता है, जैसे कि जितने भी कॉमन नाउन है आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि बॉय, बॉय का प्लूरल मैंने आपके सामने लिख रखा है बॉयज। फ्रेंड, फ्रेंड्स। मेन, मेन, मेन का प्लूरल मेंस, एस लगा के नहीं, ई लगा के किया जाता है मेन। टीचर, टीचर्स। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। यानी जितने भी कॉमन नाउन है उन सभी का प्लूरल होता है। आई इतनी बात आपको समझ में? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, नोट कर लीजिए। ज्यादा नहीं है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आप इसमें पहला कॉन्सेप्ट हेडिंग बनाएंगे और डालेंगे कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखेंगे कॉमन नाउन में। तो भैया कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताई थी प्रॉपर नाउन में, एक बात प्रॉपर नाउन में मैंने आपको एक बात बताई थी और बोला था कि किसी भी प्रॉपर नाउन को आर्टिकल या डिटरमाइनर की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं कॉमन नाउन में, और याद रखेंगे पहला कॉन्सेप्ट डाल के लिखेंगे सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले डिटरमाइनर या आर्टिकल जरूर होगा, जरूर यूज होगा। यानी आपको सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले डिटरमाइनर या आर्टिकल का यूज जरूर से कर लेना है, ठीक है, जरूर होगा। जैसे आई हैव कार, मेरे पास एक गाड़ी है, ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव कार नहीं, गलत है। आप बोलेंगे आई हैव का ए कार है, मेरे पास एक गाड़ी है। यानी सिंगुलर कॉमन नाउन है, कार गाड़ियों के लिए कॉमन नाउन है, तो उससे पहले आप, अगर ये सिंगुलर यूज हो रहा है तो उससे पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज जरूर से होगा, जो कि मैंने यहां आपको करके दिखाया है। क्लियर इतनी बात सबको? अगला देखो, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं। सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया कॉमन नाउन थोड़ी है। इंडिया तो एक देश का नाम है, अपना प्यारा भारत। तो ये कॉमन नहीं होकर ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले आप आई लिव इन इंडिया या आई लिव इन दैट इंडिया, आप डिटरमाइनर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कॉमन नाउन है और उसको सेंटेंस में एज अ सिंगुलर यूज किया जा रहा है, तो आप उसके सामने आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज जरूर से करेंगे।
क्लियर इतनी बात सबको? चलिए इसी में आगे बढ़ते हुए अगली हेडिंग बनाएंगे, कॉन्सेप्ट में लिखेंगे अगला कॉन्सेप्ट और समझेंगे इसमें। प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन सभी की बात करता है, प्लूरल कॉमन नाउन सभी की बात करता है, कॉमन टॉक करता है। सभी की बात इंग्लिश में थोड़ी बेसिक इंग्लिश इसको कहूं तो मैं इसको कह सकता हूं कॉमन टॉक, है ना, देसी वाली इंग्लिश होती है कॉमन टॉक, सभी की बात करता है। ये समझाने के लिए क्या है, देसी इंग्लिश ही बढ़िया रहती है। चलिए क्या मतलब है इस बात का, आइए एग्जांपल से समझते हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट में आप लिखेंगे प्लूरल कॉमन नाउन सभी की बात करता है, कॉमन टॉक करता है। इसमें क्या होता है, प्लूरल कॉमन नाउन से पहले अगर कोई डिटरमाइनर आता है तो उसे फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि आई बॉट बुक्स फॉर माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के लिए किताबें खरीदी, मैंने अपने दोस्तों के लिए किताबें खरीदी। आई बॉट बुक्स, बुक के लिए जो कॉमन नाउन आता है वो होता है बुक्स, यानी किताबों के लिए, किताबें कॉमन नाउन है, सभी किताबों के लिए हम कह देते हैं बुक्स या बुक, है ना। अगर ये बुक सिंगुलर होता तो इससे पहले आप जरूर से कोई आर्टिकुलर डिटरमाइनर यूज करते, लेकिन यहां नहीं है, यहां ऐसे इसको एज ए प्लूरल यूज किया गया है। प्लूरल जब यूज किया गया है तो इस वाले सेंटेंस में प्लूरल यूज किया गया है, आई बॉट बुक्स फॉर माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के लिए किताबें खरीदी। तो जब ये प्लूरल आता है तो सभी की बात कर देता है, सभी की, सभी किताबों, यानी इसमें कोई फिक्स नहीं है। अब अगर आप इस प्लूरल से पहले, अगर आप कॉन्सेप्ट ये वाली बात कह रहा है कि आप किसी प्लूरल कॉमन नाउन से पहले डिटरमाइनर यूज कर देते हैं तो वो उन चीजों को फिक्स कर देता है। जैसे अगले एग्जांपल से समझेंगे, आई वेंट टू बाय दीज बुक्स फॉर माई फ्रेंड्स, यानी कि मैं अपने दोस्तों के लिए ये वाली किताबें खरीदने गया। अब है तो किताब है, प्लूरल ही है, लेकिन उससे पहले मैंने अगर डिटरमाइनर या किसी आर्टिकल का यूज कर दिया है तो वो उसने फिक्स कर दिया, यानी यही वाली किताबें खरीदने गया, कुछ किताबों का बंच है उन्हें खरीदने गया। लेकिन उस पहले वाले सेंटेंस में जब मैं बात कर रहा था तो मुझे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था कौन सी किताब है, मैंने सिंपल कह दिया था कि मैं बुक्स खरीदने गया हूं, मैंने अपने दोस्तों के लिए किताबें खरीदी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी वाली बातें, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे की बात ना डिस्कस करते हैं। चलिए जैसे इधर देखिए, एक और एग्जांपल के जरिए मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, यानी ये चिल्ड्रन प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, एक बच्चा, चिल्ड्रन होता है सभी बच्चे। यानी जब प्लूरल कॉमन नाउन अकेला आता है तो सभी की बात करता है, बात कर रहा है सभी बच्चों को कहानियां पसंद है। चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, सभी बच्चों को कहानियां पसंद है। अब मैं क्या करूं, अगर इस प्लूरल नाउन से पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर यूज कर दूं तो उसको फिक्स कर देगा, यानी निश्चित कर देगा, बता देगा इतना है, कितनों को, कितनी, ये सारी चीजें इसके सामने लगाता है। जैसे सम चिल्ड्रंस लाइक स्टोरीज, कुछ बच्चों को कहानियां पसंद है, या फिक्स कर दिया ना, यानी कुछ बच्चे हैं उनको कहानियां पसंद है। इतनी बात सबको क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है? चलिए नोट करिए और आगे बढ़िए, इतना ही है, इसमें ज्यादा सिंपल समझना है। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो आप उससे पहले आर्टिकल जरूर यूज करेंगे, अगर प्लूरल कॉमन नाउन है और आर्टिकल यूज नहीं किया तो वो सभी की बात करेगा, अगर उसके सामने आपने आर्टिकल या डिटरमाइनर यूज किया है तो वो फिक्स कर दिया जाएगा, कुछ कॉमन ग्रुप्स की बात करेगा या उनमें से थोड़े से की बात करेगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे अगले कॉन्सेप्ट में, प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। महत्वपूर्ण सेंटेंस, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहने वाला है दोस्तों, लिखिए। कॉन्सेप्ट है प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे कि रोहित एक प्रॉपर नाउन है, मेरा नाम है, मैं अपना नाम लेकर चलूंगा, मेरा एक प्रॉपर नाम है रोहित, लेकिन मैं एक क्लास में पढ़ता हूं, आपके जैसा ही नादान एक बच्चा मैं हूं और आपके जैसे ही मैं क्लास में पढ़ने जाता हूं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं क्या उस क्लास में एक ही रोहित पढ़ता हो सकता है और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम भी रोहित है। मान के चलिए मेरे अलावा एक और रोहित सामने बैठे हैं, एक और रोहित बैठे हैं, यानी 2 3 4 5 जितने आप लेना चाहें उतने रोहित से क्लास में बैठे हैं। और मैं अब क्या करूंगा, देखिए किस तरह से प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह सेंटेंस में यूज करूंगा, इस बात को समझते हैं। यानी प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे।
जैसे देयर आर 4 रोहित इन अवर क्लास, यानी हमारी क्लास में 4 रोहित हैं। देयर आर 4 रोहित इन अवर क्लास, देखो मैंने प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना दिया, लेकिन यहां ये प्रॉपर नाउन का प्लूरल बन के यूज हो रहा है सेंटेंस में एज ए कॉमन नाउन, है ना। तो इस तरह से हम यूज कर पाएंगे, यानी उन सभी रोहित्स के लिए जितने भी क्लास में मैंने एक वर्ड लिख दिया रोहित्स। देयर आर 4 रोहित्स इन आवर क्लास, यानी हमारी क्लास में जो है 4 रोहित हैं। तो है तो प्रॉपर किसी का नाम, लेकिन उसको एज ए कॉमन नाउन हमने सेंटेंस में यूज कर दिया। आप और भी कह सकते हैं, जैसे आपकी कोई क्रिकेट टीम है उसमें 2 रोहन है, तो देयर आर 2 रोहन इन आवर क्रिकेट टीम, ऐसे कह सकते हैं, ये भी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को आपने सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह यूज कर लिया। क्लियर इतनी बात है? नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट किया, ये लो जल्दी करो, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में बात करेंगे हम, ये होता है नेम ऑफ कलेक्शन, यानी कुछ चीजों का ग्रुप होता है, उसे हम एज ए कलेक्शन के तौर पे देखते हैं, यानी सभी को मिलाकर देख लेते हैं और उसके लिए एक नाम दे देते हैं, उसे देते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मान के चलिए एक रमन व्यक्ति है, एक रोहन व्यक्ति है और एक सोहन व्यक्ति है, और ये सब तीनों के तीनों जज है, बड़े ही सक्सेसफुल लोग हैं, तीनों के तीनों जज है, यानी रमन भी जज है, रोहन भी जज है और सोहन भी जज है, तीनों जज हैं। अब इन जजेस को मिलाकर मैं कह सकता हूं, इन जजेस का जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है ज्यूरी। यानी अब इन जजेस जज को मिला के मैंने कह दिया एक जज, दूसरा जज, तीसरा जज, सबको मिला के मैंने कह दिया ज्यूरी। यानी क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ जज को कहते हैं ज्यूरी, यानी जजेस का कलेक्शन हो गया, इनको इकट्ठा करके मैं कह सकता हूं ज्यूरी। तो इसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी सैनिकों का समूह या सिपाहियों का समूह कहलाता है आर्मी, उसको हम कहते हैं आर्मी। कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स को एक साथ मिला देते हैं उसे हम कह देते हैं टीम। छात्रों को एक साथ मिला देते हैं उसे हम कह देते हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास कह देते हैं। चलिए उम्मीद है आपको समझ आया हो कलेक्टिव नाउन। कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने मैंने आपको बोलकर बता दिए, नोट कर लेंगे। अब एक तो भैया कलेक्टिव नाउन हमको पढ़ने होते हैं, जो कि हमारा पार्ट होता है वोकैबुलरी का, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे, जैसे कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स आर्मी कहलाता है, कलेक्शन ऑफ फिशेस शोल कहलाता है, या उसे स्कूल भी कह देते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स को बेबी कह देते हैं। इस तरह की चीजें आपको पढ़नी है, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वोकैबुलरी वाले पार्ट में मैं आपको कवर कराऊंगा। फिलहाल के लिए जो सेक्शन में हम जानेंगे वो जानेंगे कलेक्टिव नाउन बेस्ड ऑन ग्रामर, यानी ग्रामर पे बेस्ड वाले कलेक्टिव नाउन को हम जानेंगे। चलिए लिखिए कलेक्टिव नाउन्स बेस्ड ऑन ग्रामर। जैसे कि पहली बात इसमें लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर वर्ब लेगा, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा कब, जब उसका अर्थ यूनाइटेड सेंस में आएगा, एक के अर्थ में बात करेगा। जैसे कि ये जजेस हैं, जजेस मिलकर कोई एक बात कहेंगे, यानी ये लोग यूनाइटेड है, एक हैं, एकजुट होकर कोई बात कह रहा है, तो उसके लिए आप लेंगे सिंगुलर वर्ब। पहला कॉन्सेप्ट है इसमें कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए है तो 3 4 5 6, यानी जजेस का कलेक्शन है, लेकिन अगर वो एक बात कर रहा है, सभी मिलकर एक बात कर रहे हैं, किसी बात का फैसला अगर उन्होंने किया और सबने एक ही बात की, यानी वो लोग यूनाइटेड हैं, एकजुट हैं। अगर एकजुट हैं तो वो लेंगे सिंगुलर वर्ब। यूनाइटेड सेंस में लेते हैं सिंगुलर वर्ब, यूनाइटेड सेंस में लेते हैं सिंगुलर वर्ब। अगर कलेक्टिव नाउन यानी यही जजेस, 2 जजेस कुछ और बात करना है, एक इनसे अलग चला गया, यानी 2 जजेस एक तरफ, एक जज एक तरफ, यानी ये बात अब यूनाइटेड नहीं है, दोनों मिलकर एक साथ नहीं रहे। जब एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे, विभाजित हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो इनकी बात आ जाएगी, यानी ये डिवाइडेड हैं, एकजुट नहीं है, यूनाइटेड नहीं है। जब डिवाइडेड होंगे तो ये लेंगे प्लूरल वर्ब। आई बात समझ में? जब डिवाइडेड होंगे तो लेंगे प्लूरल वर्ब। नोट करिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे सवाल करने में आपको हेल्प करेगा। अक्सर एरर्स में पूछ लिया जाता है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी के सामने पहला एग्जाम्पल मैंने जो लिखा है वो लिखा है वही जज वाला, यानी 3 जजेस को मिला के मैंने कह दिया जूरी, या 3 नहीं, ऐसे नहीं याद करेंगे, 3 नहीं, यानी जजेस के कलेक्शन को हम कहते हैं जूरी। तो द ज्यूरी हैज स्लैश हैव, आप बताएंगे हैज आएगा या हैव आएगा, अब तक आप नहीं बता पाएंगे, यानी इतना सेंटेंस पढ़कर आप नहीं बता सकते। अगर आगे वाला
ये मैं सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल इतना सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, तो आप नहीं बता पाएंगे हैज लेगा हैव लेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कलेक्टिव नाउन है। अब पता ही नहीं चल रहा ये एक बात कर रहा है या डिवाइडेड बात कर रहा है, यानी यूनाइटेड है या डिवाइडेड है, पता नहीं चला। तो आप अब तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसमें से आपको हैज लगाना है या हैव लगाना है। लेकिन आप जैसे ही सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हुए सेंटेंस की बात करेंगे, तो आपको सेंटेंस में आगे पता चल जाएगा क्या ये कलेक्टिव बात कर रहा है या डिवाइडेड बात कर रहा है। उस हिसाब से आप इस वर्ब को लगाएंगे हैज या हैव को। क्लियर है इतनी बात है? देखिए मेरे भाई, बात कर रहा है द ज्यूरी हैज हैव टेकन इट्स फाइनल डिसीजन, यानी ज्यूरी ने मिलकर अपना एक फैसला ले लिया है, उन्होंने एक डिसीजन मिलकर ले लिया है। जब मिलकर डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं वो फैसला उनका यूनाइटेड है, पता चल रहा है। इस सेंस से हमें निकल के आ रहा है कि बंटवारे की बात इसमें कहीं नहीं हो रही, तो हम मान के चलेंगे कि वो लोग यूनाइटेड हैं। यूनाइटेड हैं तो ये कैसी वर्ब लेगा? तो कलेक्टिव नाउन एज ए यूनाइटेड, यानी एक की बात करता है, एकजुट होकर बात करता है, तो वो लेता है सिंगुलर वर्ब। तो आप बेझिझक लगा देंगे, यहाँ हैज छुपा लेंगे, हैज को काट देंगे और आप यूज करेंगे हैज। हैव को काट देंगे, यूज करेंगे हैज का। हैज सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। द ज्यूरी हैज टेकन इट्स फाइनल डिसीजन, यानी ज्यूरी ने अपना अंतिम फैसला कर लिया है। क्लियर इतनी बात सबको? नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगला एग्जाम्पल। द ज्यूरी अब लिखा है, अभी जब तक आप आगे का सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस वॉज या वर्ग का फैसला नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप आगे जाएंगे, डिवाइडेड वर्ड मिलेगा आपको, डिवाइडेड विभाजित, यानी ज्यूरी जो है यानी जजेस जो है वो अलग अलग बात कर रहे हैं, अपनी बात को विभाजित में, यानी एकजुट नहीं है। जब एकजुट नहीं है तो आप सीधा सा वॉज को काट लेंगे और यहीं से आप वर्ग को टिक करेंगे, क्योंकि जब कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड बात करता है, विभाजित होकर बात करता है, अलग अलग राय रखता है, उस समय हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन, यानी जितने भी जो जजेस थे उनकी अपनी अपनी राय थी और अपनी अपनी राय उनकी सबसे आपस में अलग थी, तो इसीलिए हमने यहाँ डिवाइडेड का सेंस आया तो हमने यूज की प्लूरल वर्ब। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे। एक बात और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट रहने वाला है आपके लिए, पूरी ग्रामर में आपको काम आएगा। चलिए जल्दी से लिखेंगे नोट। नोट लिखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल मानी जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल मानी जाती है, उसमें एस या ईएस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल मानी जाती है, उसमें अगर आप एस या ईएस जोड़ते हैं उसे सिंगुलर बना दिया जाता है। आप नाउन में जब एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप, जब किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो वो सिंगुलर बनती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल मानी जाती है। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? उम्मीद है सबको ये बात समझ आ गई होगी। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल मानी जाती है, उसमें एस या ईएस जोड़कर उसे सिंगुलर बना दिया जाता है। अगर आप नाउन में जोड़ते हैं एस या ईएस तो वो प्लूरल बन जाता है। वर्ब के साथ उल्टा होता है। चलिए और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, द कमिटी एग्री स्लैश एग्रीज, यानी हेल्पिंग वर्ब ना हो और सिंपल मेन वर्ब दे रखी हो, तो आप किस तरह से इसका फैसला करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब लगानी है प्लूरल वर्ब लगानी है। तो आपको याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे ये जोड़ा जाता है। तो द कमिटी एग्री या एग्री, यानी कमिटी या तो सहमत है, द कमिटी एग्रीज दैट द वर्कर्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क सीरियसली, यानी कमिटी इस बात से सहमत है कि जो वर्कर्स हैं वो अपना काम सीरियसली नहीं कर रहे हैं। यानी कमिटी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि जो वर्कर्स हैं वो अपना काम सीरियसली नहीं कर रहे हैं। यानी सभी लोग कमिटी के, कमिटी होती है, मेंबर्स होंगे कमिटी में, बोर्ड मेंबर्स हैं या मेंबर्स हैं, जब मेंबर्स मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं तो हम कमेटी कह देते हैं। कमेटी अब एक ही बात कर रहे हैं, कमेटी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि जो वर्कर्स हैं वो सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं। जब इस बात से कमेटी सहमत है तो यानी कमेटी के सभी लोग सहमत है। जब कमेटी के सभी लोग सहमत हैं एक बात से, तो कहीं ना कहीं इस बात से हमें समझ आ रहा है कि ये यूनाइटेड सेंस में बात कर रहे हैं, एकजुट होकर बात कर रहे हैं, एकजुट होकर बात कर रहे हैं। जब एकजुट होकर बात करते हैं तो वर्ब लेता है कलेक्टिव नाउन सिंगुलर। और सिंगुलर, अब आप इसको पता करना है एग्री या एग्रीज में कौन सा सिंगुलर होता है। तो केवल एग्री है तो मैंने बताया मेरे दोस्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल मानी जाती है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर एग्री ना लिखकर यहाँ आएगा एग्रीज।
द कमिटी एग्रीज दैट द वर्कर्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क सीरियसली, यानी कमिटी इस बात से सहमत है कि वर्कर्स अपना काम सीरियसली नहीं कर रहे हैं। क्लियर सभी को? चलिए नोट करिए। आगे, द क्राउड वॉज वेरी ह्यूज, यानी क्राउड क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स या बहुत सारे लोग जहां इकट्ठा हो जाते हैं उसे हम क्राउड कह देते हैं। तो द क्राउड वॉज या वर वेरी ह्यूज, बताइए क्या आएगा? वॉज आएगा या वर आएगा? अब आप बता सकते हैं, बता पाएंगे? जल्दी से बताइए, वॉज आएगा या वर आएगा? क्राउड, इसमें कहीं भी हमें विभाजन की बात नहीं दिखाई दे रही, कहीं भी डिवाइडेड सेंस की बात दिखाई दे रही। हम केवल एक बात कर रहे हैं, जो क्राउड है यानी जो भीड़ है वो बहुत बड़ी है संख्या में, यानी केवल एक की बात की जा रही है, आपको डिवाइडेड सेंस कहीं नहीं मिल रहा, तो आप वर्ब यूज करेंगे इसके साथ सिंगुलर, और सिंगुलर होता है वॉज। तो द क्राउड वॉज वेरी ह्यूज। कोई दिक्कत इन बातों में किसी को? चलिए अगला एग्जाम्पल, द क्राउड वॉज स्लैश वर, यानी क्राउड वॉज या वर वियरिंग डिफरेंट टी शर्ट्स, यानी जो क्राउड है वो अलग अलग तरह की टी शर्ट्स पहन रहा है, अलग अलग तरह की टी शर्ट्स पहन रहा है। डिफरेंट, डिफरेंट से हमें पता चल गया कहीं ना कहीं भी लोग डिवाइडेड है। अब बात, यानी कोई क्राउड में जो लोग हैं उनमें से कुछ अलग तरह की टी शर्ट पहन के आए, कुछ अलग तरह की टी शर्ट पहन के आए। ठीक है, जैसे आप एक क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और क्रिकेट मैच में दो टीमें होती है, तो कुछ लोग उसमें से, आप एक क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, क्रिकेट मैच में दो टीमें होती है, तो कुछ लोग इसमें से एक टीम को सपोर्ट करने आते हैं, कुछ लोग दूसरी टीम को सपोर्ट करने आते हैं, और कुछ लोग एक टीम की जर्सी पहन के आते हैं, कुछ लोग दूसरी टीम की जर्सी पहन के आते हैं, यानी अलग अलग लोग अलग अलग तरह की जर्सी पहन के आते हैं उस क्राउड में। हाँ वो अलग बात है दोस्तों, अगर मैच चेन्नई सुपर किंग का है तो सभी लोग पीली जर्सी पहन के आते हैं, वो अलग बात। लेकिन वही बात यहाँ की जा रही है, द क्राउड वॉज वियरिंग डिफरेंट टी शर्ट, यानी जो क्राउड है, जो भीड़ है, लोगों को अलग अलग टी शर्ट पहन रही है, यानी कहीं ना कहीं ये लोग डिवाइडेड सेंस में है, डिवाइडेड है, डिफरेंट है, तो इसीलिए अपने साथ लेगा प्लूरल वर्ब। द क्राउड वॉज द क्राउड वॉज वियरिंग डिफरेंट टी शर्ट। चलिए नोट करिए, जल्दी नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। चलो अगला हेडिंग बनाएंगे आप मटेरियल नाउन। अगली हेडिंग आपकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है मटेरियल नाउन। मटेरियल होता है किसी पदार्थ का नाम। पदार्थ क्या हो सकता है? ऐसे गोल्ड, सोना एक पदार्थ है, प्लास्टिक एक पदार्थ है, आयरन एक पदार्थ है, सिल्वर एक चीज है, यानी ऐसी चीजें जो पदार्थ का काम करती हैं, यानी पदार्थ होते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, सोना हो गया, इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। लोहा हो गया, लोहे के साथ साथ प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक के अलावा और भी कई सारी चीजें आपको समझ आती होंगी जो पदार्थ का काम करते हैं। मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल जैसे बिल्डिंग मटेरियल में आप बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। सीमेंट देख रहे हैं, आप स्टील लगाएंगे, उसमें आयरन लगाएंगे, गेट अलग चीज का लाएंगे, घर बनाएंगे, घर में प्लास्टिक की चीजों का यूज करेंगे, कागज की चीजों का यूज करेंगे, यानी ये सारी चीजें जितना भी हम यूज कर रहे हैं भौतिक वस्तुओं, सभी कहीं ना कहीं पदार्थ से मिलकर बनी है, वो सभी मैटर है। यानी जितने भी मैटर के नाम आपने दे रखे हैं वो कहलाता है मटेरियल नाउन। एक बात और इंपॉर्टेंट बात यहाँ कॉन्सेप्ट बना के आप लिखेंगे, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता, यानी मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता भाई। कभी भी गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होगा, कभी भी गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है, वो ये कि अगर आप कुछ मटेरियल नाउन्स के साथ उसका प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बना तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे अगर आप लिख रहे हैं वुड, वुड एक लकड़ी मटेरियल है, अगर मैं इसको कहने लग जाता हूं वुड्स, इसका प्लूरल बना लिया मैंने वुड्स, वुड्स तो बन जाएगा लेकिन इसका अर्थ अब लकड़ी नहीं रह जाएगा, लकड़ी अर्थ ना रहकर इसका अर्थ हो जाएगा जंगल। होता आयरन का भी प्लूरल है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि आयरन लिखा है तो आयरन लोहे को दर्शा रहा है और मैंने उसमें एस लगा दिया, उसे कर दिया आयरन्स, तो वो आयरन सब हथकड़ी या जंजीरों को दर्शाने लग जाता है। तो इसीलिए आप लिखेंगे मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता। अगर आप उसका प्लूरल बनाते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल आप बना लेते हैं, यानी स्पेलिंग में प्लूरल देखने को लग सकता है लेकिन वो उसका प्लूरल नहीं होता है, वो एक्चुअल में किसी और अर्थ को दर्शाने लग जाता है। क्यों नहीं होता प्लूरल? क्योंकि भैया ये अनकाउंटेबल होते हैं, और जिन चीजों को आप गिन ही नहीं सकते, जिन चीजों को आप गिन ही नहीं सकते उनका प्लूरल कैसे बना सकते हैं? तो फिर क्या वो चीजें सिंगुलर होती हैं? अच्छा दोस्तों एक बात बताइए मुझे आप, यानी मटेरियल है, मटेरियल सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? मटेरियल सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, ये बताइए आप लोग। चलो
सोच के बताएंगे इस बात को, मटेरियल सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, यानी या फिर सिंपल सिंपल एक बात मुझे बताइए, मटेरियल नाउन काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल होता है, ये बात आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, तो इसीलिए मैं इस बात को अभी कवर नहीं कर रहा हूं, आगे वाली क्लासेस में इस बात को कवर किया जाएगा, मटेरियल सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। जब हम मटेरियल में यानी जब हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल की, अगली क्लास हमारी जो रहने वाली है काउंटेबल अनकाउंटेबल की रहने वाली है, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन, उसमें हम डिस्कस करेंगे इन बातों को। लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप सोच के आएंगे, इसको सोचेंगे, और सोचना आपको यह है कि मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ठीक है, यानी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये बात बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि मटेरियल नाउन प्लूरल तो होता ही नहीं है, लेकिन आप बताएंगे मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता तो भैया काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, तो क्या वास्तविकता में सिंगुलर होता है? ये है आपके लिए सवाल। जैसे सम गोल्ड वॉज बॉट बाय हिम, उसके द्वारा कुछ सोना खरीदा गया, है ना, उसके द्वारा कुछ सोना खरीदा गया। आप इसको ऐसे नहीं कहेंगे सम गोल्ड्स वर बॉट बाय, मैंने उसके द्वारा कुछ सोने खरीदे गए। क्या होता है सोने खरीदे गए? सोना खरीदा गया समझ आता है, लेकिन सोने खरीदे गए नहीं होता, क्योंकि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अपने फाइनल टॉपिक की ओर बढ़ चलते हैं, और आज का हमारा फाइनल टॉपिक रहने वाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर पाते हैं, जैसे कि गुस्सा, एंगर, लव, पेन, खुशी, हैप्पीनेस, नॉलेज यानी ज्ञान, दोस्ती, मित्रता, इसको नहीं देख पाते आप, केवल कर लेते हैं, देख नहीं पाते, ऐसे ही बहुत सारे सब, मैनेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिन क्लास में एमईएनटी जुड़ा होता है, एमईएनटी जुड़ा होता है, और वो अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहे होते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, और वो नाउन है, उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और इनका भी दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है। हेडिंग लिखेंगे आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल होते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, लव्स कैन चेंज एनीबॉडी, लव्स व्हाट लव्स, सिंपल लिखिए ना, इसका प्लूरल नहीं होता तो लव कैन चेंज एनीबॉडी, इसको सिंगुलर रखेंगे क्योंकि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये भाई देखे जाने वाली चीजें है ही नहीं, है ना, जिनको आप पकड़ पकड़ के गिन पाओ, जब गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। चलिए इतनी बातें क्लियर होंगी आप सभी को, नोट करेंगे आप सब लोग, नोट करके आगे बढ़ेंगे। तो ये इसको इस तरह से रखे रहने दीजिए, जा कर रहा है, नोट कर लेंगे दोस्तों, जल्दी से नोट करेंगे, इधर की साइड हटना मुझे, ये लो नोट कर लिया, क्लियर है। चलिए तो मेरे दोस्त, आज की सेवाएं यहीं समाप्त की जाती हैं। आज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमने बेहद शानदार तरीके से और पूरे डिटेल में जाना है, इसके साथ साथ इसके जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को भी हमने समझा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चलेगी, आप चीजों को साथ साथ समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। लास्ट में फिर से एक बात मैं कहूंगा, आपका अपना चैनल है, अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं चीजों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पूरा इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स, जो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा, कंप्लीट इंग्लिश का एक कोर्स रहने वाला है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए इन क्लासेस को मैं इतना लंबा लंबा करा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता। भले क्लासेस लंबी हो, थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा दिन चल जाए, लेकिन कवर किया जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन क्लासेस के साथ जुड़िए, और एक बेहतरीन तैयारी आप अपनी कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, फिर चाहे वो प्री हो उस एग्जाम का या मेंस हो। बहुत सारे ऐसे बैचेस आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो 3 से 4 क्लासेस में पूरे नाउन को खत्म कर देते हैं, लेकिन उनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। नहीं होता उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ना समझा कर बच्चों को रूल रटा देते हैं। रूल्स में भी आधे रूल्स वो रटाते हैं, पूरे रूल्स नहीं रटाते। रूल्स रटना
रूल्स रटकर बच्चा भूल जाता है, लेकिन अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे तो उसे कॉन्सेप्ट मजबूत रहेंगे, कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, उसे रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, डिटेल में बच्चा पढ़ के आया हुआ, तो कोई भी सवाल उससे नहीं छूटेगा और वो अपने एग्जाम को जरूर से क्रैक कर लेगा, सफल हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। उम्मीद है आप सब लोग को एक सीरीज जो मैं लेके आया हूं पसंद आ रही होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।